नीलू सिन्हा का उपन्यास चरित्रहीन कौन रिलेशंस में सेक्सुअल अब्यूज पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास है। पिछले वीडियो में आपने सुना कि मेरा बदला बदला व्यवहार मेरे ससुराल वालों की बर्दाश्त की सीमा से परे था और मुझे इस बात से एक अलग ही संतुष्टि महसूस होती। सासू माँ को यकीनन मैं शादी से पहले ही पसंद न थी, लेकिन न जाने क्यों फिर विरोध न किया। शायद अपने घर में ऐसी बहू चाहती थी जो उनके शासन के तले घुट घुट के जी सके। अपनी इस शासनिक प्रवृत्ति के लिए उन्हें एक गरीब घर की बहू से ज्यादा उपयुक्त शायद कोई और न मिलती। अब उनका शासन मुझ पर शब्दों में भी दिखने लगा था और वो मुझे ऐसे देखना चाहती थीं जैसे सोने के महलों में कैद गुद्दिया जिसकी सांसों पर भी उनका पहरा हो। और उनकी इस अभिलाषा की पूर्ति में मेरे पतिदेव का भी साथ पूरा था, चाहे जानबूझकर या अपने दब्बू स्वभाव की वजह से अनजाने में। अब आगे सुनते हैं क्या हुआ। विवाह को 2 वर्ष हो चुके थे, लेकिन हालात में कोई सुधार न था। छोटा देवर अजय आगे पढ़ाई के सिलसिले में विदेश चला गया था। मेरे बड्ढे देवर ओंकार के विवाह की बात चल रही थी, लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही थी। कारण था उनके नशे की आदत। अच्छे घराने से कोई रिश्ता आता न था और निचले घराने की लड्डेच की उन्हें भांति न थी। रंग रूप भी उनका सामान्य से बहुत कम था, लेकिन लड्डेच की उन्हें अप्सरा चाहिए थी। ठीक है कि लड्डेचके का रूप नहीं काम देखा जाता है, लेकिन फिर भी लड्डेचकी के भी तो कुछ अरमान होते हैं। एक अनजाने परिवार में एक पति ही तो उसका अपना होता है, जो बाकी संबंधों की भी नींव का काम करता है। अब अगर उसका ही आचरण और व्यवहार सौम्य न हो और उस पर नशे का ऐब, तो कौन अपनी लड्डयचकी की जिंदगी बर्बाद करेगा। शादी न होने की वजह से ओंकार के मन में कुंठा घर कर रही थी, जो उसके गुस्सैल और चिद्ध चिद्धे व्यवहार से साफ जाहिर होती थी। अब वे नशा भी ज्यादा करते और बात बात पर भाइयों और माता पिता से भिद्ध जाते। कभी कभी तो घर का माहौल इतना असुविधाजनक हो जाता कि अपने कमरे से बाहर निकलने में भी डर लगता। इस रईस ससुराल से लाख दर्जे अच्छा तो मेरा मायका था, जहां कम सुविधाएं होने के बावजूद सुख शांति का निरंतर प्रवाह था। यहाँ भौतिक सुविधाओं और पैसे की कमी न थी, लेकिन हृदय की संकीर्णता के कारण सब कुछ होते हुए भी उसका उपयोग हम नहीं कर सकते थे। बची कसर ओंकार के नशे ने पूरी कर दी थी। हर समय घर में कलह का वातावरण बना रहता। पति के दब्बू स्वभाव के कारण उनसे कोई खास अपेक्षा नहीं रही थी मुझे, और घर के बाकी सदस्य तो एक से बढ़कर एक नमूने थे, जिनसे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद करना ही अपनी बेवकूफ़ी का प्रदर्शन था। अब मैंने अपनी सासू माँ को तनख्वाह भी देनी बंद कर दी थी, जिससे उनका मुझ पर हर समय ही रोष बना रहता। कहीं किसी उत्सव में आना जाना पड़ रहे तो अब वो मेरे जेवर भी मुझे न देती, यहाँ तक कि मायके से मिले हुए भी नहीं। कितनी बार मांगे, लेकिन हर बार टाल दिया। अब तो ऐसा लगता था जैसे भीख मांग रही हूँ। कपीश तो इस बारे में क्या, किसी भी बारे में कभी न बोलता था। इस कारण ससुराल वालों को मुझे दबाने का पूरा मौका मिलता। मैं अंदर ही अंदर कुंठाओं का शिकार हो रही थी, लेकिन कुछ भी करने में अक्षम थी। कपीश के ऐसे व्यक्तित्व की वजह से मुझे उससे कहीं न कहीं नफरत होने लगी थी। जब भी वो मेरे नजदीक आता, तो मुझे लगता कि कोई मेरा मुंह बंद कर मेरी सांसें रोकना चाहता है और मैं केवल छटपटाकर रह जाती। मुझे उसके संसर्ग से भी ग्लानि होती। कई दिन से महसूस हो रहा है जैसे ओंकार मुझे किसी और ही नजर से देखता है। यूं तो उससे मेरा कोई खास या सीधा काम न पड्डे डेचता, लेकिन फिर भी बहाने दर बहाने कपीश की अनुपस्थिति में वो मुझसे बात करने की कोशिश करता। कल से तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। छुट्टी का दिन था। कपीश और घरवाले किसी रिश्तेदार के गए हुए थे। मैं अपने कमरे में थी, अभी बस सारी लपेट कर ही हटी थी कि लगा जैसे पीछे कोई है। जैसे ही मुद्दी तो ओंकार खद्दा था। मैं भौचक्के सी रह गई और मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। पता नहीं तभी आया था या जब मैं साढ़ी लपेट रही थी तब भी खद्दा था। मुझे पता कैसे नहीं चला। दरवाजा तो बंद था, बस कुंडी ही तो नहीं लगी थी। किसी विवाहिता के कमरे में घर का ही सही, लेकिन कोई भी परपुरुष बिना दरवाजा खटखटाए तो कभी नहीं आएगा। मैंने कुछ झेंपते हुए पूछा कि क्या काम है। मुझे कुछ पढ़ने के लिए पत्रिका चाहिए। ओंकार ने नजरें मिलाते हुए कहा, पत्रिका तो नीचे ड्राइंग रूम में रखी है। मैंने प्रश्नसूचक लहजे में कहा, वो सब पढ़ चुका हूं, इसलिए तो आपके पास आया हूं। ओंकार फिर मुझे घूरते हुए बोला,
मैंने बिना कुछ कहे उसे 2 पत्रिकाएं उठाकर दे दी। उसने पत्रिका तो ले ली, लेकिन बहाने से मेरी उंगलियों को भी कुछ अलग ही ढंग से छुआ, जिससे मैं हड्डबद्धा गई। मैंने उसके बाहर जाते ही कमरा अंदर से छिटकनी लगाकर बंद कर दिया, और जब तक सब लोग आ नहीं गए, मैं बाहर नहीं निकली। उसके बाद अक्सर ही किसी न किसी बहाने ओंकार मेरे नजदीक आने और मुझे छूने की कोशिश करता। मैंने यह बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि जिस तरह के ये लोग हैं, ये केवल मुझे ही बदनाम करेंगे। अब तो मैं भी चाहती थी कि ओंकार की जल्दी शादी हो जाए, ताकि मेरा जीवन सहज हो सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, यह उम्मीद धुंधली पड़ती जा रही थी। कई बार मन में आया कि कपीश को कहूं, लेकिन उसका दब्बूपन आधे आ जाता। मुझे उससे किसी भी तरह के साहस की उम्मीद नहीं थी। हार कर मैंने अपना ही रास्ता बदला। मैं जितना संभव होता ओंकार से दूर रहने की कोशिश करती। कोई ऐसा मौका आ भी जाए कि ओंकार और मेरे सिवा कोई घर पर न हो, तो मैं अपना कमरा अंदर से छिटकनी लगाकर रखती। कहते हैं मायका तो पराया होता है और ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है, लेकिन यह कैसा अपना घर है जहां घुट घुट के जीना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। यह कैसा अपना घर है जहां अपनी ही आबरू बचाने के लिए अपने ही परिवार वालों से बचना पड़ता है। ऐसा घर जो नाम के लिए तो अपना है, लेकिन कहने को मेरा यहाँ कुछ नहीं। इस घर में मुझे अपना कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आता था। रातों को आंखें बंद कर जागती रहती और सोचती कि एक लड़की शादी क्यों करती है। क्या कमी थी पहले जो अब नहीं है? बल्कि अब से तो मैं पहले ज्यादा सुखी थी। ये रातें पति के होते हुए भी मेरे लिए नितांत तन्हा थीं। ये वो समय होता जब दिन की दौड़ भाग और लोगों के शोरगुल से दूर मैं केवल अपने साथ होती। कपीश चाहे साथ में सोया होता या मुझ पर हावी होता, लेकिन दिलो दिमाग से मैं बिल्कुल अकेली होती। अक्सर कपीश इस समय भी मुझे महसूस ही नहीं होता, जैसे उसके लिए मेरे शरीर की स्पर्श ग्रंथियां संवेदनहीन हो गई थीं। मैं अपनी ही दुनिया में जीना पसंद करती, वो दुनिया जो मैं अपने ख्वाबों में बुनती थी, वो दुनिया जिसमें मेरे काल्पनिक चरित्र थे। मुझे अक्सर यह सोचकर हैरानी होती कि जो व्यक्ति इतना दब्बू प्रवृत्ति का है कि अपने और अपनी पत्नी के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख सकता, अपने परिवार से अपनी पत्नी के हकों को नहीं मांग सकता, वो रात को अपनी पत्नी पर आजमाने के लिए इतना कृत्रिम साहस और बल कहाँ से ले आता है। लेकिन वो यह नहीं समझ पाता कि पति के ऐसे कृत्रिम बल और साहस से स्त्री केवल घृणा कर सकती है, प्रशंसा नहीं। एक स्त्री की शादी के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है मां बनने की, लेकिन मेरी यह ख्वाहिश भी मरती जा रही थी। या यूं कहो कि इस विषय को लेकर भी बहुत ही असमंजस में थी। कभी सोचती कि नौकरी पेशा होते हुए भी अपनी ही स्थिति ऐसी है कि परिवार में कोई स्थान नहीं, तो आने वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा इस घर में। और कभी लगता शायद बच्चा आ जाने के बाद मेरी स्थिति भी बदल जाए, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती। मेरी सहन शक्ति दिन पर दिन जवाब दे रही थी और अंदर से एक विद्रोही जन्म ले रही थी। हद तो अब ये हो गई कि किसी तीज त्योहार पर मेरे माता पिता जब अपनी हैसियत अनुसार कुछ लाते, तो उनको भी बातों बातों में काफी कुछ सुनाया जाने लगा। लेकिन इसमें भी सीधे लोगों का सीधापन देखो कि मेरे माता पिता अपना अपमान या तो समझ ही न पाते या मैं दुखी न हो जाऊं। इस कारण वे न चाहकर भी सामान्य बने रहते, जबकि मैं अपने ससुराल वालों के एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझती थी। यह सब देख मैंने फैसला कर लिया था कि बहुत हो गया। अब मैं अपनी मेहनत की कमाई इन लोगों के हाथ नहीं रखूंगी, चाहे कपीश बुरा माने या मेरी सासू माँ। पर अब मैं और पागल नहीं बनूंगी। और जब न माँ जैसा व्यवहार और न साधारण सास जैसा व्यवहार, तो सासू माँ कहने का कोई मोल नहीं। इससे तो मैं सास ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। मैंने अपनी आजादी का कुछ दायरा बढ़ा दिया था, जो मेरे घर वालों को हजम नहीं हो रहा था। आस पड़े ढौस में जमघट लगाना या खाली समय औरतों के साथ गपशप करना मुझे वैसे ही पसंद न था, लेकिन मैंने अपने व्यवहार से सबके बीच एक गरिमामयी छवि बना ली थी। और जैसे जैसे समाज में मेरी इज्जत बढ़ती, वैसे वैसी मेरा अपना परिवार मुझे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। अपमान का यह दुख मुझे अंदर तक तो दाह देता, लेकिन फिर मैं अपने को समेटती, संभालती और अपने काम में लग जाती। मैं अपने ऑफिस बस से ही आया जाया करती थी। पहले मुझे गड्ढी की सुइयों के हिसाब से चलने की आदत थी।
घर पहुंचने में 5 मिनट की देरी होने से भी पहले मैं परेशान हो जाती, लेकिन अब इन सुइयों को मैंने अपनी सुविधा के अनुसार देखना शुरू कर दिया था। बस स्टॉप पर एक महिला मेरी ही बस में चढ़ती थी। उसका दफ्तर शायद मेरे स्टॉप के बाद आता था। देखने से काफी सभ्य दिखती थी। यूं तो उम्र 35 से 40 के बीच होगी, लेकिन दिखने में उम्र के लिहाज से काफी आकर्षक थी। मैंने ध्यान दिया कि उसकी मांग खाली थी। इसका मतलब या तो वह अब तक कुंवारी थी या फिर विधवा। मेरा ध्यान उसकी तरफ कुछ ही समय से गया था। हो सकता है कि वह उससे पहले से यहां आती हो। खैर, जो भी हो, लेकिन अभी तक कभी हमारे बीच बातचीत नहीं हुई थी। बस आंखों आंखों से एक अनजाना सा परिचय था। उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि दिल करता था उससे बात करने को, और इसी के वशीभूत होकर एक दिन मैंने ही पहल कर डाली बात करने की। औपचारिक नमस्ते तक तो ठीक था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो कुछ कटी कटी सी लग रही है। नाम उसने अपना कुमुद बताया। अपने ऑफिस के बारे में जब मैंने उसके कार्यस्थल के बारे में जानना चाहा तो उसने विषय ही बदल दिया, यानी वह मुझे बताना नहीं चाहती थी। मैंने भी ज्यादा आगे बात नहीं खींची, लेकिन रोज अब बस स्टॉप पर आते ही है हेलो जरूर होती। करीबन 1.5 हफ्ता बीता होगा। मैं सुबह ऑफिस के लिए बस स्टॉप पहुंची तो कुमुद मुझे नहीं दिखी। उम्र में बढ़ी होने की वजह से मैं उन्हें कुमुद जी कहने लगी थी। हो सकता है कोई काम हो या फिर तबीयत ठीक ना हो जो आज नहीं आई, लेकिन 2 दिन और निकल गए, कुमुद नहीं आई। अब मुझे चिंता होने लगी थी, लेकिन न तो मेरे पास उसके घर का पता था और न फोन नंबर, इसलिए मैं उसका पता नहीं कर सकती थी। पूरे 1 हफ्ते बाद बस स्टॉप पर कुमुद दिखी। मैंने उसे दूर से ही पहचान लिया और तेज कूदमों से स्टॉप पहुंच गई। जाकर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि 1 हफ्ते से कहाँ थी वह। मैंने महसूस किया कि कुमुद से शायद कहीं दिल का रिश्ता जुड़ गया था, इसलिए उसकी अनुपस्थिति मुझे अखिर रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी, जैसे हल्की सी पीली परत ने उसका चेहरा ढक लिया था। मैंने देखा वह काफी सुस्त और बीमार लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन वो फिर मेरी बात टाल गई। मुझसे रहा न गया और मैं उसके पीछे पड़ी डीएच गई। कुमुद जी, मैं आपकी इज्जत भी करती हूं और आपसे स्नेह भी। 1 हफ्ता आपकी अनुपस्थिति मुझे कचोटती रही है और आप मेरे हर सवाल को टाल देती हैं। क्या समस्या है आपके साथ? कुमुद जी मुझे एकटक देखती रहीं और इससे पहले कि कुछ वे बोलती, हमारी बस आ गई और फिर बात वहीं की वहीं रह गई। रास्ते में मैंने उनसे कहा, कैसा रहेगा कुमुद जी यदि हम दोनों आज आधे दिन की छुट्टी ले लें और कहीं चलते हैं? जिंदगी बहुत समय से एक ही गति से चल रही है, इस तरह से थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। आज रहने दो सुरभि, 1 हफ्ते बाद आज तो मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगले हफ्ते बुधवार की पूरे दिन की छुट्टी ले लूंगी, और वैसे भी आज कहूंगी तब जाकर बुधवार की छुट्टी मिलेगी। कुमुद जी ने बेहद अपनेपन से कहा। ठीक है कुमुद जी, तो आज मैं भी बुधवार की छुट्टी अप्लाई कर देती हूँ। लेकिन एक बात है, हम सुबह दफ्तर के समय ही यहाँ मिलेंगे और छुट्टी के समय वापस घर चले जाएंगे, क्योंकि मैं घर पर छुट्टी के बारे में नहीं बताऊंगी। मैंने कुमुद जी का हाथ पकड़ डीडीएच कर कहा, तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ मेरे हाथ पर रखकर ठीक है कह दिया। बुधवार का मुझे बेसब्री से इंतजार था। इतना इंतजार शायद मुझे शादी से पहले कपीश से मिलने का भी नहीं होता था। कहते हैं जीवन में प्रेम बहुत बद्धी चीज है, लेकिन शायद दोस्ती प्रेम से भी ऊपर है। प्रेमी से आप दिलों जान से प्यार कर सकते हैं, लेकिन अपने हृदय की परतें नहीं खोल सकते। और दोस्त तो आपके हर दुख सुख को जानता समझता है, जिसके आगे कोई राज नहीं रहता। कुछ ऐसा ही भाव कुमुद जी के साथ महसूस हो रहा था। तय दिन पर दोनों ने छुट्टी ली और सुबह ही बस स्टॉप पर पहुंच गए। मैंने कपीश से कहा था कि ऑफिस की किसी मीटिंग के सिलसिले में दूसरी ब्रांच जाना है, जिससे अगर वो ऑफिस में फोन करे तो दुविधा न हो, और शायद कुमुद जी ने भी कुछ ऐसा ही किया हो। हम दोनों ने तय किया कि किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां भिड्ढा भादा से दूर शांति से बैठ हम बात कर सके। और एक बड्ढे पार्क से बेहतर कौन सी जगह हो सकती थी। हम दोनों ही साथ में टिफिन लाए थे। सोचा किसी रेस्टोरेंट में पहले कुछ चाय कॉफी पी लेते हैं, और फिर काफी विचारने के बाद चिल्ड्रन पार्क ही सबसे बेस्ट जगह लगी फुर्सत से और सुरक्षित बैठने को। प्लान के मुताबिक हमने आगे को रुख किया। पहले हम कनॉट प्लेस को निकल गए। वैसे तो 11 बजे से पहले कुछ खास नहीं दिखा वहां हमें, इसलिए वहीं बाहर
हमने खोमचे वालों से हल्का फुल्का नाश्ता लिया और थोड़ा घूमने के बाद सीधा चिल्ड्रन पार्क पहुंच गए। किसी स्कूल की तरफ से कुछ छोटे बच्चे अपनी टीचर्स के साथ घूमने आए थे। बाकी कुल मिलाकर आरामदायक जगह थी। कुमुद जी और मैं एक पेड़ डीडज की छांव तले अखबार बिछाकर बैठ गए। अखबार मैं घर से रोज ही ले आती थी, जिससे बस में बोर नहीं होती थी। थोड़ी देर हम दोनों ही चुपचाप शांत प्रकृति का आनंद लेते रहे। सच मानो, बहुत समय बाद मन को ऐसी शांति और ताजगी महसूस हो रही थी। लेकिन कुमुद जी के चेहरे की ताजगी के पीछे की उदासी साफ नजर आ रही थी। आखिर मैंने पूछ ही लिया, क्या बात है कुमुद जी, आप उदास क्यों हो? तुम बताओ सुरभि, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? कुमुद जी ने उल्टा मुझसे ही पूछ लिया। कुमुद जी के इस प्रश्न पर मैं शून्य सी पेडेज के लहराते पत्तों की ओर देखने लगी, जैसे इनके हिलने के शोर में मैं इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रही थी। ऐसे लगा जैसे कितने ही बीते बरस आंखों के सामने चलचित्र से घूम गए हों और उन बीते बरसों में मैं खुद को तलाशने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुमुद जी ने मुझे झकझोरते हुए दोबारा पूछा, कहाँ खो गई सुरभि? कहीं नहीं कुमुद जी। मैं सोच रही थी कि एक औरत अपने जीवन में कितनी दफा नया जन्म लेती है और हर दफा उसका जीवन नए सिरे से चुनौतियां और अनुभव लेकर उसके सामने आता है। मायके में अलग तो शादी के बाद बिल्कुल ही अलग, और बच्चे हो जाए तो उसकी दुनिया और भी बदल जाती है। अपने एक चेहरे को वो अच्छे से समझे, इससे पहले ही दूसरा चेहरा उस पर लाद दिया जाता है, और इसी तरह उसके रूप और चेहरे परिस्थिति और समयानुसार बदलते रहते हैं। इस बदलाव में वह और किरदारों के लिए जीती है, समझौते करती है और कोशिश करती है खुद को औरों के हिसाब से ढालने की, लेकिन वह खुद कहाँ खो जाती है। आपको नहीं लगता कुमुद जी कि औरत का अपना जीवन कुछ होता ही नहीं है? वो जो मायके में तितली सी उड्डती फिरती है, अचानक शादी के बाद क्यों अपनी इच्छाओं को मारते हुए गहन गंभीरता ओढ़ लेती है? मैंने कुमुद जी की आंखों में देखते हुए पूछा। मेरे इस प्रश्न ने कुमुद जी को काफी परेशान कर दिया था, मानो मैंने उनके दिल के किसी गहरे और न भरने वाले जख्म को छू लिया हो। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और पूछा, क्या हुआ कुमुद जी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा है जो आपको जीने नहीं दे रहा? बताओ प्लीज। एक औरत ही दूसरी औरत के दुख को समझ सकती है। आप मुझे बेझिझक बताओ कुमुद जी। कुछ और हो या ना हो, लेकिन मन का बोझ दुख को साझा करने से जरूर कम हो जाता है। कुमुद जी अभी भी असमंजस में थी। मैंने उन्हें ज्यादा नहीं छेड़ा, लेकिन धीरे धीरे अपने मन की परतें खोलने लगी। कुमुद जी, शादी तो जरूर मेरी पैसे वालों के घर हुई है, लेकिन मेरा मायका आर्थिक रूप से बहुत ही साधारण लेकिन सादा और सभ्य रहा है। मेरे माता पिता बेहद सरल और सीधे स्वभाव के हैं। मैंने शादी से पहले अपने मायके में ऐसा ही जीवन जिया है, लेकिन शादी ने मेरे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। क्यों सुरभि, अभी तो तुम्हारी शादी को ज्यादा बरस नहीं हुए। क्या तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? कुमुद जी ने पूछा। खुश? पता नहीं कुमुद जी, लेकिन इतना जरूर है कि शादी के बाद ससुराल और पति की क्या खुशी होती है मुझे नहीं पता। लोगों को अपने घर में शांति मिलती है और मुझे यह शांति घर से दूर मिलती है। रईसों की खोखली दुनिया को मैंने बहुत करीब से अपने ही घर में देख लिया है। एक गरीब जितना दिल का अमीर होता है, उससे कहीं ज्यादा एक अमीर दिल से गरीब और असभ्य होता है। उसका उज्जवल आवरण जाने कितनी गंदगी के छींटे अपने पीछे छिपाए होता है। दूर से ये लोग जितने शिक्षित और उच्च दर्जे के नजर आते हैं, उतनी ही कुंठाओं और मानसिक विकृतियों के शिकार होते हैं। कुमुद जी, मैंने कपीश से प्रेम विवाह किया था, लेकिन शादी होते ही विवाह तो रह आया और प्रेम न जाने कहां ओझल हो गया। किसी ने सच कहा है कि जब तक 24 घंटे हम किसी के साथ एक छत के नीचे नहीं रहते, तब तक हम उसका असली रूप नहीं देख पाते, और यही मेरे साथ हुआ। इतने बरसों का संबंध भी व्यक्ति को पहचानने में भूल कर गया। क्या कपीश तुम्हें परेशान करता है सुरभि? कुमुद जी ने फिर पूछा। परेशान? परेशान करना किसे कहते हैं कुमुद जी? मारना पीटना? नहीं, ऐसे तो कभी कपीश ने परेशान नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उसमें ऐसा है जो मेरे मान सम्मान या कहो कि एक पत्नी के मान सम्मान के लिए घातक है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ, मेरे अंदर की पत्नी अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए तडीपती रहती है।
उसके आगोश में मैंने खुद को कभी सुरक्षित नहीं महसूस किया। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई है जो अपनी ख्वाहिशें लिए स्वतंत्र उड्डयन भरने को मचल रहा है, लेकिन उसके परों की शक्ति छीन ली गई है। कुमुद जी, मेरा मन इसी शक्ति को फिर से जीवित करना चाहता है। उस पर घर वालों का ऐसा व्यवहार कि न तो इज्जत और न ही मर्यादा। पहले दिल रोता था, इतना कि आंखों का पानी सूखता ही नहीं था और सब कुछ धुंधला धुंधला रहता। फिर दिल ने रोना छोड़ दिया और विद्रोह कर दिया। मुझे हर वो काम बहुत अच्छा लगता जिससे मेरे घर वाले यानी ससुराल वाले मन करते। उनकी इच्छा का कोई काम करने की स्वीकृति मेरा मन नहीं देता। सब कुछ है इस घर में, लेकिन इतने बद्दे घर की बहू हर छोटी से छोटी ख्वाहिश के लिए अब तक मन मारती रही। अमीरों के चोले में कंगालों और असंतुष्ट नियतों को देखा है मैंने। तो क्या यह शानो शौकत केवल दिखावा है? कुमुद जी ने फिर सवाल किया। आगे क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहिए। जल्द ही अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।